नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। आज इस क्लास में हम देखेंगे BA 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 जो कि है फर्नीचर के बारे में पढ़ना है। फर्नीचर का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है एवं फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आज हम फर्नीचर के बारे में देखते हैं कि फर्नीचर होता क्या है। फर्नीचर जो होता है वो आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वास्तुकला के आंतरिक स्थान हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, किंतु फर्नीचर के साथ हमारे स्पर्शजन्य संबंध से है संपर्क अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्नीचर होता है, अगर किसी घर में पूरे तरीके से सजावट कर दिया जाए, उसमें एक भी फर्नीचर ना हो तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो घर हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होगा। क्योंकि हम घर में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु को किसी न किसी रूप में फर्नीचर का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो फर्नीचर से उस अर्थ उच्च सामान से है जो लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से बना हो तथा सोने, बैठने, कार्य करने, वस्तुएं रखने आदि के काम आता हो। जैसे क्या हो गया, कुर्सी, मेज, सोफा, तिपाही, मोढ़ा, तखत, चारपाई, पलंग, चौकी, अलमारी, बेंच। तो इस तरीके से इतने सारे फर्नीचर होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो तिपाही होता है ये 3 हत्थे वाली कुर्सी होता है। मोढ़ा जो होता है वो एक पीढ़ा होता है, उसको बोला जाता है। उसके बाद तखत, चारपाई और सब तो आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं फर्नीचर का इतिहास क्या रहा है। फ्रेंड्स, अगर फर्नीचर के इतिहास की बात करें तो फर्नीचर का प्रयोग कई वर्षों से होता आ रहा है। फर्नीचर का प्रयोग सबसे पहले मिस्र देश में हुआ था। उन्होंने ही कुर्सी का आविष्कार किया था। सुंदर सुंदर डिजाइन की कुर्सियाँ, पलंग तथा अलमारियाँ हमें मिस्र देश से ही प्राप्त हुई। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फर्नीचर का उद्गम हुआ वो कहाँ से हुआ है, मिस्र देश से। यह लगभग 4000 वर्ष पहले की बात है। 2500 वर्ष पहले यूनान में भी फर्नीचर का प्रयोग होता था। यह फर्नीचर सादा व आकर्षक होता था। तो इस तरीके से फर्नीचर का ये इतिहास हुआ है। अब देखते हैं फर्नीचर का अर्थ क्या है। फर्नीचर का अर्थ घर के चलायमान उपकरणों से है जो सज्जा व उपयोग हेतु घर में अथवा दफ्तरों में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पलंग, डेस्क व अलमारियाँ। यहाँ तक कि हम फर्नीचर का प्रयोग अपने घर में ही नहीं, जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो गया, चाहे दफ्तर हो गया, चाहे विद्यालय हो गया, कहीं भी हम रहते हैं या कोई शॉप हो गई, तो किसी न किसी रूप में फर्नीचर का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि फर्नीचर घर की एक आवश्यकता है और कहीं न कहीं हमारी भी आवश्यकता है, जो घर की क्रियाशीलता बढ़ाने, सुविधा प्रदान करने तथा सज्जा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम परिभाषा देखें फर्नीचर की तो ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फर्नीचर कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि फर्नीचर का महत्व तो हमारे जीवन में किस तरीके से है, क्यों हम फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। फर्नीचर हजारों वर्ष पूर्व से व्यक्ति किसी न किसी रूप में फर्नीचर का प्रयोग करता आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका आरंभ हजारों वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था तथा धीरे धीरे सभी देशों में इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया और अपने अपने स्तर तक इसमें सुधार में प्रगति लाना आरंभ कर दिया। तो फर्नीचर का महत्व तो हम देखते हैं। फर्नीचर का जो सबसे पहला महत्व होता है वो रहन सहन की सुविधाजनक बनाना। जो हमारा रहन सहन होता है, डेली हमारा जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं, उसको आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्नीचर का। उसके बाद सज्जा के लिए, अपने घर को सजाने के लिए भी फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर घर में जाते हैं तो सोफ़ा सेट लगा हुआ है, बेडरूम लगा हुआ है या सोफ़े की 4 कुर्सियाँ लगी हुई, तो इस तरीके से वो घर देखने में आकर्षक लगता है। उसके बाद अगला महत्व है संग्रह के लिए। जो सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं उसको एक जगह पे रखने के लिए हम फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। जैसे अलमारियों में बर्तन, क्रॉकरी, किताबें, कपड़े आदि रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसके बाद समय तथा शक्ति की बचत करने के लिए, अगर फर्नीचर में एक जगह पे सारा सामान रखा हुआ है तो वो हमारी समय तथा शक्ति की बचत करता है। हमें इधर उधर जा कर के लाना नहीं पड़ता है तथा वह हमारे समय की भी बचत करता है।
उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस तरीके से महत्वपूर्ण हुआ। जैसे जो ज़मीन पर बैठना या सोना बच्चों व बूढ़ों के लिए कष्टदायक होता है, तो उनके लिए क्या होता है कि बिस्तर जैसे तख़्त हो गया, बेड हो गया, तो इस तरीके से उनके लिए ठीक होता है। उसके बाद है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। कार्य क्षमता कैसे बढ़ती है? जैसे अध्ययन कक्ष में उचित मेज या कुर्सी का होना, पास ही बुक रैक का होना किसी छात्र की कार्य क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी सामान होता है उसको हम बगल में रखे रहते हैं, तो वो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आप जितना ज़्यादा महंगा, जितना ज़्यादा अच्छा फर्नीचर बनवाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस तरीके से इतने हमारे फर्नीचर के महत्व होते हैं। अब हम देखेंगे फर्नीचर के प्रकार कि फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्नीचर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक, जिस वस्तु से फर्नीचर निश्चित हुआ है उस आधार पे, क्योंकि फर्नीचर कई चीज़ों से बनाया जाता है। तो पहला प्रकार ये देखेंगे कि जिससे बना हुआ है वो किस किस प्रकार का होता है, और दूसरा प्रकार है कीमत के आधार पर कि कौन सा फर्नीचर कितने कीमत तक होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु द्वारा निर्मित फर्नीचर। जो पहला है वो किस किस वस्तु से फर्नीचर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी का फर्नीचर बनना तो आम बात है, क्योंकि ज़्यादातर फर्नीचर लकड़ियों के ही बनते हैं। लकड़ी के कौन कौन से फर्नीचर, जैसे देवदार, शीशम, चीड़, आबनूस, आम, अखरोट आदि की लकड़ी फर्नीचर निर्माण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। और इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, तख्ते, पलंग, दीवान, चारपाई इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये लकड़ी के फर्नीचर हो गए। उसके बाद दूसरा देखते हैं धातु अथवा फौलादी फर्नीचर। ये किसका? ये मेटल हो गया। जैसे ये खोखली, नली अथवा चादर से बनाया जाता है। यह फर्नीचर टिकाऊ और हल्का होता है, जिसे सरलतापूर्वक कहीं भी उठाया जा सकता है तथा ये उठाने में हल्का भी होता है। और इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, जैसे पलंग, कुर्सी, मेज। और इसमें दीमक व जंग भी लगने का डर नहीं होता, क्योंकि लकड़ियों में कभी कभी दीमक व जंग लग जाते, दीमक लग जाते हैं, तो वो लकड़ियों को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें दीमक व जंग लगने की समस्या नहीं होती है। उसके बाद अगला फर्नीचर है प्लाईवुड। ये बारीक लकड़ी की बारीक परतें काटकर उसे सस्ती प्लाई पर चिपका दिया जाता है, और इस प्रकार प्लाईवुड द्वारा सस्ता और सुंदर फर्नीचर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भी लकड़ी से ही बना हुआ होता है। इसमें यह लकड़ी की अपेक्षा कम मजबूत होता है, क्योंकि इसमें लकड़ी की पतली परत ही चिपकाई होती है, इसीलिए कम मजबूत होता है। उसके बाद अगला है बेंत द्वारा। लकड़ी की कुर्सियों में बेंत से जाल बुनकर बैठने की सीट तैयार की जाती थी। पहले आपने देखा होगा कि कॉलेज विद्यालय में अक्सर ऐसे बेंत की कुर्सियाँ बनाई जाती थी, जिसमें बीच में सफ़ेद कलर के जाल बुनकर तैयार किए जाते थे, और यह फर्नीचर देखने में सुंदर भी लगते थे। अतः जैसे बरामदा हो गया, लॉन, गैलरी आदि में प्रयुक्त किए जाते थे। और यह आजकल बहुत सुंदर सुंदर आकारों में विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। उसके बाद अगला है सरकंडा। भारत के कई प्रदेशों में जहां सरकंडा उपलब्ध है वहां इसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। सरकंडे से बना फर्नीचर हल्का, सस्ता और सुंदर होता है, और इसका प्रयोग बरामदे, लॉन या घर के अन्य अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भागों में रखने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये प्रकार है। आगे और प्रकार देखेंगे हम। उसके बाद आगे है गद्देदार फर्नीचर। गद्देदार फर्नीचर जैसे रबड़, जूट, फोम आदि के उपयोग से गद्देदार फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति के मिलते हैं, क्योंकि गद्देदार फर्नीचर तैयार करने के लिए सामान्यतः लकड़ी या धातु के फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें रेक्सीन, मोटे कपड़े या मुलायम चमड़े से ऊपरी आवरण चढ़ा दिया जाता है। ये भी बहुत देखने में टिकाऊ और सुंदर होता है। उसके बाद अगला है प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक के द्वारा निर्मित फर्नीचर का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये देखने में सुंदर और हल्के, मजबूत व सस्ते होते हैं, इसीलिए लोग इसको ज़्यादातर प्रयोग करने लगे हैं। उसके बाद है फाइबर ग्लास। इसमें कांच के तारों को कपड़े जैसा बुनते हैं और उस पर प्लास्टिक की परत चढ़ाकर तैयार कर दिया जाता है। यह फर्नीचर भी सुंदर, हल्का, रंगीन और टिकाऊ होता है। इससे क्या बनाया जाता है, जैसे कुर्सी, मेज, बुक रैक, तिपाही तथा मूढ़े आदि बनाए जाते हैं। ये थोड़ा महंगा होता है। उसके बाद अगला देखेंगे कांच का फर्नीचर।
जैसे कवर्ड अलमारियों में कांच का अधिक उपयोग होने लगा है। विशेषकर मेज, सेंटर टेबल आदि कांच का टॉप बनाया जा रहा है। इसकी देखभाल अधिक करनी पड़ती है क्योंकि इसको ज़रा सा भी ठोकर लगने से टूटने का डर बना रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वस्तु के प्रकार पे कितने प्रकार हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। अब हम कीमत के आधार पर देखेंगे कि कितने प्रकार के फर्नीचर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कीमत के आधार पर। अगर कीमत के आधार पर देखें तो इसको 3 ही वर्गों में बांटा जाएगा। या तो कम लागत का होगा, या तो मध्यम लागत का होगा, या तो बहुत ही ज़्यादा उच्च लागत का होगा। तो इस तरीके से कम लागत का फर्नीचर जो हुआ, ये सस्ता फर्नीचर अच्छी लकड़ी का नहीं होता, जैसे आम की लकड़ी, सरकंडे के बने मूढ़े, लोहे की बनी सादा मेज। तो इस तरीके से उसके बाद है मध्यम लागत का फर्नीचर। ये सुंदर तो नहीं होता किंतु टिकाऊ अवश्य होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा खर्चा लगे होते हैं ना बहुत कम लगे होते हैं, इसलिए इसमें मजबूती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये मध्यम श्रेणी का होता है। उसके बाद है उच्च लागत का फर्नीचर। इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और ये श्रेष्ठ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे उच्च कोट की लगी क्रोम या स्टेनलेस स्टील, कांच या उत्तम प्लास्टिक आदि। जैसे कुर्सियाँ गद्देदार होती हैं तथा उसमें फोम, रबड़ का प्रयोग किया जाता है। और मेज़ों में लेमिनेटेड शीट की तरह सतह रखी जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों में काफ़ी मजबूत, काफ़ी पैसे वाला भी और मजबूत भी और अच्छी क्वालिटी का, देखने में आकर्षक भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे नया फर्नीचर खरीदते समय क्या क्या हमें सावधानियां हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कमरों में फर्नीचर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं रख लेना चाहिए। फर्नीचर जिसका डिजाइन सादा, नवीन तथा सुंदर हो तथा कुशल कारीगर द्वारा बना हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाए वो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मजबूत में होना चाहिए। उसके बाद अगला है सादा तथा सुडौल फर्नीचर। सुंदर और आकर्षक होने के साथ सफाई करने में भी सुविधाजनक होना चाहिए। उसके बाद है फर्नीचर मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। फर्नीचर कमरे के आकार तथा नाप के अनुसार खरीदना चाहिए, इससे कमरा सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित रहता है। उसके बाद है फर्नीचर हमेशा सूखी लकड़ी का बना खरीदना चाहिए, क्योंकि गीली लकड़ी से बना जब वो सूखता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और स्थान स्थान पर चटक जाता है। तो इस तरीके से इतनी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फर्नीचर व्यवस्था। घर को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे फर्नीचर को सुव्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले बहुत सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का एक कलाकार रंगों द्वारा अपने चित्र को सुंदर बनाता है, उसी प्रकार गृह सज्जा करने वाला व्यक्ति फर्नीचर तथा अन्य गृह सज्जा के उपसाधनों से गृह की आंतरिक रूप से सज्जा करता है। तो इस तरीके से जो गृह व्यवस्था का मुख्य आधार होता है, संतुलन होता है, और कमरों के चारों कोनों में संतुलन लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से फर्नीचर व्यवस्था करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था। जो अलग अलग कमरे होते हैं उसमें किस तरीके की फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कमरे में अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से फर्नीचर की व्यवस्था होती है। जैसे प्रवेश हाल या बरामदा, तो इसमें क्या होता है, एक छोटा हाल या बरामदा सामान्यतः हर घरों में होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है संवहन, अतः इसमें कम से कम फर्नीचर होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कुर्सियाँ हो गई, सेंटर टेबल, मूढ़े या बेत की कुर्सियाँ, बेंच या फोल्डिंग कुर्सियाँ यहाँ रखनी चाहिए। तो इस तरीके से इतने सामान हम रख सकते हैं। उसके बाद है बैठक कक्ष। यह एक महत्वपूर्ण कमरा होता है। एक आदर्श बैठक कक्ष में क्या होते हैं, पर्दे, फूल, आरामदायक सोफ़ा, रेडियो और टीवी, डेस्क, कालीन, आरामदायक कुर्सी, लैंप, किताबें और पत्रिका की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने सामानों की आवश्यकता होती है, तो किस हिसाब से हमें कौन से फर्नीचर की आवश्यकता होगी। उसके बाद है भोजन कक्ष। भोजन कक्ष में आप समझ सकते हैं कि भोजन कक्ष में सभी व्यक्ति एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, तो उसमें मेज होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि भोजन कक्ष का फर्नीचर सादा और ऐसा होना चाहिए कि सरलतापूर्वक साफ किया जा सके। मेज पर सनमाइका लगा हो तो मेज सुंदर लगती है, और कुर्सियाँ बिना हत्थे की होनी चाहिए। तो इस तरीके से इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद शयन कक्ष। इसमें पलंग, संग्रह हेतु फर्नीचर, दर्पण, उत्तम प्रकाश और बैठने के लिए स्थान आवश्यक है। तो इसमें भी उसी हिसाब से सामानों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है रसोई घर।
रसोई घर में क्या होता है, जैसे भोजन बनाने के लिए ऊंचा स्टूल, उपयुक्त ऊंचाई की मेज या स्लैब, अलमारियां, जालीदार अलमारी, फ्रिज, पटरे, गहरी अलमारी, दीवार की अलमारी, बर्तन स्टैंड आदि होने चाहिए। तो इस तरीके से इतने सारे सामान होने चाहिए, तो उसी हिसाब से फर्नीचर भी होना चाहिए। अगला है बच्चों का कमरा। बच्चों की आयु के अनुसार फर्नीचर होना चाहिए। पाश्चात्य देश में शिशुओं के कमरे के लिए अधिक ध्यान दिया जाता था। उनके खेलने और मनोरंजन के लिए जैसे खिलौना, छोटी मेज, छोटी कुर्सी, उपयुक्त फर्नीचर, छोटे छोटे सुंदर बर्तन तथा सोने के लिए सुंदर छोटे छोटे पलंग सजाए जाते थे। तो इसी हिसाब से उसमें फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगला और लास्ट है बरामदा। इसमें क्या है, भारत में बरामदे का विशेष महत्व है, क्योंकि वर्षा, धूप आदि रोकने के लिए प्रायः शाम काल या जो है ताज़ी हवा लेने के लिए या अतिथियों को बैठाने के लिए लोग इसका प्रयोग करते ही हैं। और कभी कभी लाइट चली जाती है तो रात में जाकर के वहाँ बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से बरामदा कई उद्देश्य से बनाया जाता है। तो इसमें ऐसे फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए कि 2-4 लोग आराम से बैठ के बातें भी कर सकें, और शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता और खुली हवा, खुली धूप हम लेकर बैठ करके ले सकें। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने फर्नीचर के बारे में पूरा डिस्कस किया। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।